फार्मूला डिस्कशन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कितने फार्मूले हमें यूज करने हैं। एक जगह हम लोग इकट्ठा करके इनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक एक टॉपिक को उठाते हैं। आप लोग सुनते रहिए, समझते रहिए। हम जब भी फार्मूला नोट करें कोशिश करें उसका सिंबल जरूर, मीनिंग जरूर लिखें उसका, कि वो सिंबल हमें क्या समझा रहा है। जैसे सबसे पहला हमने आई मीन यहां पर डेवलप किया और उससे भी पहले हमने एक क्वाइल को रोटेट कराया था जिसमें पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ आया था। तो ध्यान रखिएगा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ सबसे पहले हम उठाएंगे। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ उसको हमने ई नॉट सिंबल दिया था, एन बी ए ओमेगा। ये फर्स्ट फार्मूला है। अब इसमें जो सिंबल आए हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए मुझे। ई तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हुआ, पीक वैल्यू नॉट लगा है, एन है नंबर ऑफ टर्न, बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। आप ओमेगा के दो नाम याद रख लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इसी से हम लोगों ने एक एसी वोल्टेज का फार्मूला सीखा था। एसी वोल्टेज का अगर फार्मूला बताएं तो एक तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, और एक आप V के फॉर्म में भी तैयार कर सकते हो। जिसको हम चाहें कन्वीनियंट पड़े हम उस सिंबल का यूज कर पाएंगे। या E नॉट या V नॉट ही हमारा पीक वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम करंट की बात करें, एसी करंट की बात करें, हम एसी की बात करें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाता है। यहां आई नॉट पीक वैल्यू बोला जाएगा। एक और हमारे पास फार्मूला होता है आई मीन फॉर हाफ साइकिल। हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही एसी में निकालते हैं। आई मीन फॉर हाफ साइकिल, फुल के लिए जीरो रहता है इसलिए हम फुल का बात ही नहीं करेंगे, हाफ साइकिल की बात करें। आई मीन इज इक्वल टू, उस फॉर्म में बोलो पहले, 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.637 आई नॉट। आई नॉट यहां पर पीक वैल्यू है। आप इन दोनों फॉर्मेट में याद रखें। न्यूमेरिकल में अगर कभी पाई वगैरह डायरेक्ट फार्मूले में दिया है, आई नॉट की वैल्यू पाई के फॉर्म में है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगी। एक एक नोट करते रहिए, जो सिंबल ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। अगला देखिए आई आर एम एस, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2 या फिर आई आर एम एस 707 आई नॉट। जैसे हमारे पास आई के फार्मूले होते हैं हम इनको वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम वोल्टेज में लिखना चाहें तो वी आर एम एस वी नॉट अपॉन रूट 2 लिख दें, या वी आर एम एस 0.707 वी नॉट लिख दें। तो जो आई आर जो भी करंट के रिजल्ट हम लिख रहे हैं वैसे ही हम उनको वोल्टेज में भी लिख पाएंगे या लिख सकते हैं। देखो रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट में तो हम लोग आरएमएस कहते हैं, इसकी और कुछ नाम थे, एक वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। वी आरएमएस या आई आरएमएस जो भी हैं आर आल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। इस नाम से भी अगर न्यूमेरिकल सेक्शन में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। जो हमें रीडिंग गिवन होती है किसी अप्लायंस के ऊपर या न्यूमेरिकल में जो वोल्टेज गिवन होगा, करंट गिवन होगी, तो आरएमएस वैल्यू ही गिवन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा आएगा, अब हम लोग पहुंच रहे हैं सर्किट्स पर। 7 केस हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला आर ओनली था। आर ओनली में कोई नया फार्मूला नहीं था। देखो आर ओनली वाला अगर मैं केस करूं तो इसमें देखो जो V का इक्वेशन होता है सिमिलर I का होता है, मतलब बोथ आर इन सेम फेज। तो इसमें याद केवल हमें ये करना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तब फिर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। दैट इज करके लिख देना V एंड I बोथ इन सेम फेज।
और सेम फेज लिखने के बाद इनका फेजर डायग्राम जरूर शो कर देना। आई जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में वी होता है। इस केस का इतना ही मेन रिजल्ट है। जो लोग समरी को अच्छे से समझ लेंगे और पुराने जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनको देख लेंगे तो उनको चैप्टर लगभग अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। ये समरी में पूरा एक तरीके से लिखा रहा हूं, असली तो यही है जो आज डिस्कस कर रहा हूं। ये बाद बाकी एक वीक से ऐसे टाइम पास हो रहा था, असली टॉपिक तो आज डिस्कस हो रहा भैया। ये इतना तो आप समझ ही गए हैं। आइए पहला केस हो गया हमारा आर ओनली। अब हम बात करते हैं एल ओनली पे। इंडक्टेंस अगर सर्किट में केवल हो, नोट कर लिया होगा इतना, रोक दो। तो देखिए हम लोग आर ओनली के बाद बात करते हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसा एसी सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टर लगा है, कॉइल लगी है केवल, उसको हम बोलेंगे एल ओनली। इंडक्टर का सिंबल क्या रहता है? एल। तो अब उसके लिए अगर हम फार्मूला डेवलप कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, एल ओनली मतलब वह सर्किट कंटेन्स इंडक्टर ओनली, कॉइल ओनली। तो इसमें जो हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना है, मेन चीज जो हमें समझनी है, तो इसमें पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए हमको कि इसमें एक आता है एक्सेल जो कि ओमेगा एल होता है, ओमेगा 2 पाई एफ एल होता है। एक्सेल है क्या? एक्सेल इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बट नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ध्यान रखना है आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बात ये तुम्हें तैयार कर लेनी है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी चीज, आई और वी के इक्वेशन में फेज डिफरेंस। तो यहां ध्यान रखिए, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है। तो हम यहां कहेंगे करंट यानी कि आई लैगिंग बिहाइंड पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। मतलब इसको फेजर डायग्राम में भी समझ सकते हो आप। मैंने बोला है कि करंट अगर यहां है और करंट 90 डिग्री बैक है, पीछे है, लैग बिहाइंड है, किससे? वोल्टेज से, यानी वोल्टेज आगे है 90 डिग्री। तो जब वोल्टेज के लिए हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमारा इस तरह बनेगा। यानी आप फिर समझ लो, हम कभी भी करंट वर्सेस वोल्टेज एल के लिए बना रहे हो तो जहां भी करंट होगा उससे 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे, फिर वोल्टेज को बनाएंगे। अगर वोल्टेज पहले मिले तो करंट को पीछे आकर के 90 डिग्री बनाओगे। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जब केवल एल होता है तो सर्किट में, ध्यान रखना मेरी बात को, करंट पीछे पीछे चलती है और वोल्टेज आगे आगे रहता है। और कितना डिफरेंस रहता है? 90 डिग्री। फेज में कितना डिफरेंस होता है? 90 डिग्री। और दूसरा में जो तैयार करना था वो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल सिंबल है, फार्मूला होता है ओमेगा एल। एल क्या है? इंडक्टेंस, इंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। एल ध्यान रखना, एल टेकन इन हेनरी। एल की यूनिट क्या होती है? वही सेल्फ इंडक्टेंस है ये। तो इस केस से हमें ये दो चीजें हमें तैयार करनी है। तीसरे केस की मैं बात करता हूं। अगला मतलब इसका अगला पॉइंट हमारा आएगा सी ओनली। सी ओनली मतलब सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटेंस ओनली। तो अगर सर्किट में कैपेसिटेंस ओनली है, ओनली मतलब आर इज एब्सेंट, एल इज एब्सेंट, सिंगल सी। तो जब सिंगल सी होगा अगर किसी सर्किट में, तो एक्सेल की जगह उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम देंगे भाई जी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ध्यान रखिएगा प्लीज, इसका सिंबल होगा एक्ससी और इसके लिए फार्मूला होता 1/ω/c। फार्मूला क्या होगा? 1/ω/c। सी तो आप जानते हो, सी कैपेसिटर है, फैराड में इसको लेते हैं। किस में लेते हैं? सी फैराड में लिया जाता है। इसमें फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, यहां पर वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड पाई बाई 2, वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड करंट बाई पाई बाई 2। मतलब फेजर डायग्राम अगर मैं इसका बना दूं तो देखिए, करंट यहां है, वोल्टेज इससे 90 पीछे होगा, बिहाइंड, वोल्टेज इस बार पीछे। इन दोनों कंपैरिजन को बहुत ध्यान से आंखें फाड़ के देख लो एकदम, ठीक है, घूर घूर के ये चीज देख लो। आई यहां बनी है तो वीएल यहां है यानी आगे है, और यहां आई यहां बनी तो वीसी नीचे की तरफ है 90 डिग्री बैक। ये हमारा आ गया केस 8, यानी वो हो गया हमारा ओनली सी। देखो ओनली आर डिस्कस किया,
ओनली एल डिस्कस किया, ओनली सी डिस्कस किया, तीन ही होते हैं एलसीआर। अब दो दो का सेट डिस्कस करूंगा मैं। अगला हमारा जो डिस्कशन आ रहा है वो एलआर सर्किट है। क्या है? प्लीज इसको भी समझ लें। एलआर सर्किट का मीनिंग होता है सर्किट हैव कॉइल यानी इंडक्टेंस एल और रेजिस्टेंस आर। सिंबल भी जान लो, जैसे बहुत लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बातें करें। इंडक्टेंस माने ये सिंबल है कॉइल का, और रेजिस्टेंस का मतलब ये सिंबल होता है। इनके सिंबल ही डिफरेंस होते हैं। और एसी सर्किट का ये सिंबल होता है। इसको अच्छे से बात समझ लो। ये जो एल है, यहां पर वोल्टेज जो होगा करस्पॉन्डिंग उसे हम वीएल नाम देंगे। ये आर है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को वीआर नाम दूंगा मैं, और करंट को वाई वैल्यू बोला जाएगा। सर्किट वाइज समझ लें आप इस बात को। अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या इसमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले नेट वोल्टेज। देखो दो तरह के वोल्टेज हैं यहां ना, तो नेट वोल्टेज वेक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें एक फार्मूला याद करना चाहिए, नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। पहला तो हमें ये याद कर लेना चाहिए। VL होता आई एक्सएल, V इक्वल टू IR होता ना, VL को आई एक्सएल, VR को IR, I बाहर निकालिए रूट से, डिवाइड में ले जाइए तो V अपान I बनेगा। और V अपान I ओम्स लॉ में R होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहां रेजिस्टेंस नाम नहीं देना मुझे, नाम बदल जाता है, यहां पर नाम बदल के इंपीडेंस हो जाता है। तो इसका सिंबल होता है इंपीडेंस Z। इंपीडेंस Z, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ भैया, ये हमारा इतना ये आ गया। इसी में हमें फेजर डायग्राम बनाना है और tan फाई निकालना है। तो आइए फेजर डायग्राम बना देते हैं वोल्टेज का। देखो जरा, करंट इस तरफ हुआ, इसका VR इस तरफ हुआ, VL बाहर की तरफ 90 डिग्री होगा। फिर इस बात को समझो। देखो यहां पर दो केस एक साथ कंबाइंड हो गए, R वाला और L वाला। R वाले में मैंने कहा था, देखो पीछे आपके पास है I और V दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो देखो I जिस तरफ है उधर ही तो VR है। लेकिन जो L वाला केस है आप देखें, वो I से 90 डिग्री फॉरवर्ड बनाना है मुझे V को। तो यहां पर V देखिए फॉरवर्ड है I के साथ, इन दोनों से ही रिजल्टेंट बनाया जाता है नेट वोल्टेज, ये बनता है V। और ये होता है इसका एंगल फाई। हमें यहां tan फाई और तैयार करना होता है। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर VL और अपान VR, या फिर इसी को tan फाई इज इक्वल टू IR के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो XL अपान R। इतना हमें यहां से तैयार करना है। चलिए अब हम बात करते हैं LR सर्किट के बाद RC सर्किट उठाते हैं। RC सर्किट जरा इसको समझ लें। RC सर्किट में हमारे पास टू एलिमेंट्स होंगे, रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C। देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा इस तरह बनेगा और कैपेसिटेंस का ये सिंबल है। ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये R है और ये C है। R के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को हम लोग VR और C के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को हम लोग VC नाम देंगे। पहली बात, इसमें सबसे पहला जो फार्मूला डेवलप करना होगा मुझे, वो नेट वोल्टेज का चाहिए होता है। किसका चाहिए होता है? फेजर डायग्राम पहले बना ले रहे हैं। चलो अच्छा, करंट हमारी I है, तो अगर I है और मैं आपसे पूछूं कि जो R का वोल्टेज होता है VR, वो अलोंग द I होता है या नहीं होता? बताओ भाई। तो जो VR होता है इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, और VL हमेशा आगे चलता है और VC हमेशा पीछे रहता है। तो यहां पर दो वोल्टेज है केवल, एक तो VR है वो तो I की तरफ बनेगा, हमेशा बनेगा, और जो VC है वो पीछे की तरफ बनेगा 90 डिग्री। यहां पर ये VC है। इन दोनों का पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर रिजल्ट निकाला जाए V और ये फाई, दो चीजें मैं यहां से निकालनी है। तो पहले V की बात करूं मैं, तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये तो नेट वोल्टेज जब कभी फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहीं से अगर Z बनाना है तो I XR और I XC, तो XR को R ही बोलते हैं। तो यहां से देखो V अपान I यानी Z बनेगा, इसको इंपीडेंस कहेंगे। इंपीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
एक्सी स्क्वायर। इसके बाद हमें tan फाई निकालना होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, बेस में वी आर है और परपेंडिकुलर में वी सी है, तो tan फाई जो हम निकालेंगे वो वी सी बाई वी आर निकालेंगे। इसी से हम लोग जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो tan फाई इज इक्वल टू वी सी को आई एक्स सी लिख सकते हो ओम्स लॉ से, और वी आर को आई आर, तो यहां से एक्स सी अपान आर ही tan फाई बन गया। ये आरसी सर्किट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एलसी सर्किट के लिए। इसमें देखो दोनों चीजें हैं, एल है और सी है, यानी कहने का मतलब कॉइल है और कैपेसिटर है। ये सिचुएशन है इस बार, सी और एल, इसका वोल्टेज वीसी और इसका वोल्टेज इसका वीएल और इसका वीसी। अब बात आते हैं फेजर डायग्राम पे। करंट आई है, जरूरी फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में देखना जरा भैया, आई का तो ये डायरेक्शन है, अगर सर्किट में आर होता तो वी आर इस डायरेक्शन में आ जाता, इसमें तो आर एब्सेंट है, तो केवल वीएल जाएगा अपवर्ड और वीसी जाएगा डाउनवर्ड। ये तो दोनों आपस में वोल्टेज 180 बना रहे हैं। अगर दो चीजें जस्ट अपोजिट हैं तो नेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो नेट वोल्टेज जब भी आप फाइंड करोगे तो सीधा वीएल माइनस वीसी। अब इतना जरूर ध्यान रखना, कभी कभी वीसी बड़ा होता है और वीएल छोटा होता है, तो इसी फार्मूले को पलट के लिखना, तुम वीसी माइनस वीएल कर देना। यहीं से देखो जेड बना सकते हो, एक्सएल माइनस एक्ससी। यहां tan फाई की नीड ही नहीं है, देखो पलट के एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। एक और चीज समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, एलसीआर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसके पास कॉइल भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, इसका नाम है एलसीआर। तीनों ही एलिमेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से सुन लो भाई। एल सी और आर, 3 एलिमेंट्स, एल सी आर, इसका वोल्टेज वीएल, इसका वोल्टेज वीसी और इसका वोल्टेज वीआर। सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाना होता मुझे। देखो अगर हम इसमें कहें करंट की वर्सेस पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है हम करंट को ड्रॉ करते हैं, और करंट की ही डायरेक्शन में कौन जाता है, वी आर जाता है। कौन जाता है, तो है वी आर क्या हमारे पास है, तो हमने वी आर कर दिया करंट की डायरेक्शन में। अब वीएल किधर जाता है, करंट से फॉरवर्ड, करंट से आगे रहता है 90 डिग्री वीएल, और वीसी कहां जाता है, करंट से बैकवर्ड रहता है वो 90 डिग्री, तो वीसी की डायरेक्शन यहां पर आ गई। अब हमारे पास इस डायग्राम में देखो 3 तरह के वोल्टेज हो गए, 3 वोल्टेज, 3 वेक्टर्स। एक साथ कभी 3 वेक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पहले 2 को सॉल्व करते हैं, फिर एक तीसरा जो बचता है उसके साथ रिजल्ट यूज किया जाता है। तो पहले इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, वीएल और वीसी को। वीसी को पलट दो उस तरफ, तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो तो माइनस आ जाता है, तो ये वीसी यहां से हटा करके हम ऊपर की तरफ लिए जा रहे हैं, तो यहां माइनस वीसी आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो अब ये वाली आर्म हो गई वीएल माइनस वीसी और ये हो गई वीआर। इनका रिजल्टेंट बनाना है तुम्हें, देखो इनका रिजल्टेंट बनाना है और साथ में ये फाई भी निकालना है। तो रिजल्टेंट वी जब निकालोगे वेक्टर मेथड से, तो वीएल माइनस वीसी स्क्वायर और वीआर स्क्वायर, वोल्टेज निकला। यहीं से इंपीडेंस बन जाता है, देखो इंपीडेंस V इक्वल टू आई एक्सएल, यहां आई एक्सी, यहां आई आर, यहां सब आई निकाल के कॉमन यहां डिवाइड में ले जाओ, उसको जेड बोल दो। तो रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड भी निकल आया। फिर tan फाई, ये निकालना मैं क्यों सिखा रहा हूं, बात को समझो। ये फार्मूले बहुत कम याद रहते हैं लोगों को, कंफ्यूजन भी हो सकता है, आपको पूरा प्रोसीजर दिमाग में रखना है। भूल जाओ फटाफट, देख लो छोटा सा रफ में करके कि क्या रिजल्ट है इसका, कैसे करा था, तो दिक्कत नहीं होगी कभी। अब देखिए tan फाई निकाले तो ये परपेंडिकुलर है ना, और ये वाली आर्म क्या है, वीएल माइनस वीसी, और बेस हमारा क्या है, वीआर। तो वीएल माइनस वीसी अपान वीआर, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। बताइए, इसमें एक रेजोनेंस का और पॉइंट रह जा रहा है, इतना नोट कर लो, फिर हम रेजोनेंस की बात करें। देखिए एलसीआर सर्किट में ही हमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ
रेजोनेंस, जरा इसको भी समझ लें। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस ध्यान रखिए केमिस्ट्री से अलग है। ये रेजोनेंस वो है जो 11th में डिस्कस किया था, साउंड रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। यहां वाला जो रेजोनेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन ध्यान रखिएगा, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, देन बात को सुनना थोड़ा, जेड का पहले रिजल्ट देख लो। जेड का एक्चुअल में रिजल्ट था अभी हमारा एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, और जब सर्किट में एक्सएल एक्सी इक्वल हो जाए तो बताओ अच्छा जेड क्या बना? अगर एक्सएल इक्वल एक्सी है तो सीधा जेड आर हो गया कि नहीं? ये कंडीशन होती है हमारी रेजोनेंस की कंडीशन, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और एक्सएल का रिजल्ट क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी का क्या होता है? 1 ओमेगा सी। ये तो भी सिखाया मैंने पीछे। अगर हम चाहें तो ओमेगा स्क्वायर निकलेगा यहां से 1/LC, ओमेगा निकलेगा 1/√LC, ओमेगा होता है 2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई इधर ले जाइए, फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस बोलेंगे इसको 2π√LC। ये जो फार्मूला है 1/2π√LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा। इसी सर्किट को, ये जिसमें ये कंडीशन होती हो, उसे हम ट्यून्ड या टैंक सर्किट नाम देंगे। एलसी सर्किट इज ट्यून्ड सर्किट, एलसी सर्किट इज टैंक सर्किट। यहां एक और बात बता दूं मैं ग्राफिकली भी, अगर हम कभी इस सिचुएशन में ग्राफ ट्रेस करें, जरा ध्यान देना, यहां फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में अगर जेड की बात करूं तो जेड मिनिमम होता है। देखो ये जेड की वैल्यू मिनिमम है कि नहीं है, क्योंकि फैक्टर ही गायब हो गया इससे, देखो इसको जेड मिनिमम कहते हैं। तो ये अगर कभी तुम्हें सपोज करो इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना पड़ जाए एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं कुछ ऐसा कुछ इस सर्किट से रिलेटेड बात हो रही हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये कर्व बनेगा। लेकिन अगर करंट वर्सेस लेना पड़े तुम्हें फ्रीक्वेंसी को, आप सुनना, ये मैंने इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिया है। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, इंपीडेंस मिनिमम हो गया, तो क्या करंट मैक्सिमम नहीं होगी? तो यही ग्राफ उल्टा बन जाएगा इन दिस वे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी और ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी, चाहे आई नॉट लिख दो चाहे आई मैक्स लिख दो, ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहलाएगा। ये इस टॉपिक के साथ और नोट कर लो। पावर इन एसी सर्किट, पावर का फार्मूला जरा देख लेना। पावर नंबर अपने हिसाब से डाल लो, क्या 13 14 जो भी नंबर आ रहा हो। पावर इन एसी सर्किट, अगर सुनिए, अगर एसी सर्किट की कोई प्रॉब्लम दी है, कोई न्यूमेरिकल हो, हम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें पावर से रिलेटेड अगर हो तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो देखो वहां 2 टाइप के फार्मूले होंगे। फर्स्ट होगा प्योर आर के लिए, किसके लिए होगा? प्योर आर। जब रेजिस्टेंस ही अकेला हो तो हमारा सिंपल फार्मूला पी एवरेज बनता है VRMS और IRMS। बट अदर देन प्योर आर, प्योर आर ना हो, आर भी हो सकता है साथ में, आर के साथ सी लगा हो, आर के साथ एल हो, LC ही हो, ओनली एल हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो जैसे, तो तब हम जो सिचुएशन यूज करेंगे वो होगी VRMS, IRMS और cos phi। यहां cos phi का अपना मीनिंग है, वेयर cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर फैक्टर। इसका फार्मूला भी निकाला था हम लोगों ने, cos phi इज इक्वल टू R/Z, याद आया है? ये पावर फैक्टर का कभी कैलकुलेट करना पड़े आपको तो हमें cos phi का रिजल्ट लेना पड़ेगा R/Z, ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा पावर इन एसी और पावर फैक्टर हो गया। इसके बाद हमें जो तैयार करना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करता हूं। किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू NS/NP, VS/VP, ES/EP। लेकिन
IP बाई IS, ये जरूर याद रखना। ट्रांसफॉर्मर रेशियो का सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है IP बाई IS। सब में सेकेंडरी ऊपर रखे गए हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्न अपान नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी अपान वोल्टेज इन प्राइमरी, EMF इन सेकेंडरी अपान EMF इन प्राइमरी, बट करंट इन प्राइमरी अपान करंट इन सेकेंडरी। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और लास्ट ले लो इफिशियंसी का, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इफिशियंसी का जो रिजल्ट आएगा पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट और इनटू में 100। बात है कि P = VI, आप जानते ही हो, रख सकोगे अपने यहाँ पे, ऐसे लिख दो V × I होता है, तो V सेकेंडरी I सेकेंडरी V प्राइमरी I प्राइमरी इनटू 100, ये नोट कर लीजिए।